जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज है, कुछ लेटर है, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड जो नई नई जानकारियां आती हैं वो आपको समझाई जाती है इस चैनल के माध्यम से। जो नए नए मुद्दे उठते हैं उसका भी सोल्यूशन बताया जाता है, और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उन सब का सोल्यूशन किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। आपको सही गाइड करके आपको सही रास्ता दिखाया जाता है, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। क्या डीए 50% मर्ज होगा बेसिक पे या फिर बेसिक पेंशन पे? दोस्तों, एआईसीपीआई के आंकड़ों के बेस पर जनवरी 2024 से बढ़ने वाला जो डीएडीआर है वो है 50%। और दोस्तों, आगे जाकर भारत सरकार आपका 4% अप्रूव भी कर देगी, यानी 46 से 50% कर भी देगी। लेकिन दोस्तों, 50% अप्रूव होने पर क्या आपका डीएडीआर 50% बेसिक पे या फिर बेसिक पेंशन पे मर्ज होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है, आंकड़े क्या कहते हैं, पे कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है, यह जानना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, अगर मर्ज होता है आपका डीएडीआर 50%, तो दोस्तों इसका टोटल खर्चा कितना आएगा आपकी पेंशन बढ़ने पर? सारी जानकारी दोस्तों लेते हैं। दोस्तों, 5वें पे कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें यस है कि आपका डीएडीआर मर्ज हो सकता है। और दोस्तों, 5वें पे कमीशन पे हुआ भी था आपका डीएडीआर मर्ज। लेकिन दोस्तों, क्या उसका इंपैक्ट 7 सीपीसी में पड़ेगा? अभी पड़ेगा? यह सोचने वाली बात होगी। 5वें पे कमीशन की एक अलग कहानी थी, उस टाइम वो मर्ज करा गया था। फिर दोस्तों, 6 सीपीसी में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आपका डीएडीआर मर्ज हो सकता है। छठे पे कमीशन पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया। लेकिन 7 सीपीसी में कुछ रिपोर्ट निकल के आई जिसमें यह कहा गया कि 10 साल से पहले आपकी पेंशन बढ़ाई जा सकती है या फिर मर्जिंग पे सोचा जा सकता है। तो दोस्तों, 7 सीपीसी की जो रिपोर्ट है वो एक पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए। लेकिन दोस्तों, वो सब लिखा हुआ है, लेकिन भारत सरकार क्या अप्रूव करेगी? 50% बेसिक पेंशन पे मर्ज करेगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, अगर टोटल खर्चा देखें, अगर 50% डीएडीआर को मर्ज करा जाए बेसिक पेंशन पे और आपकी बेसिक पेंशन बढ़ भी जाती है, तो दोस्तों इसका टोटल खर्चा कितना है? इसका टोटल खर्चा है 36,000 करोड़ से ज्यादा, इससे ऊपर ही जाएगा, 40-45 करोड़ से ऊपर ही जा सकता है। तो दोस्तों, क्या इतना अमाउंट भारत सरकार अप्रूव करेगी? क्या बजट में दिखाएगी? क्या इसका एलोकेशन बजट, रिवाइज एस्टिमेट बजट तैयार होगा आपको देने के लिए? दोस्तों, 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो तो दिया नहीं, और दूसरा और भी जो चीजें हैं वो भी नहीं दे रही है भारत सरकार, विसंगतियां ठीक नहीं कर रही है। तो दोस्तों, क्या इतना अमाउंट खर्च किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। आप नीचे खुद ही कमेंट करके बताइए। मेरी नॉलेज के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मुश्किल है कि आपका डीएडीआर 50% मर्ज हो जाए, क्योंकि इसकी जो आमदनी है, जो खर्चा है, वो ही बहुत ज्यादा हो रहा है, लगभग पेंशन बढ़ाने के बराबर। जिस तरीके से एक तरीके का नया पे कमीशन आता है, जिस तरीके से आपकी पेंशन बढ़ती है, तो दोस्तों उसके आधार पर ही ये कहीं ना कहीं बजट टिका हुआ है आपकी पेंशन बढ़ाने को लेकर। तो सिर्फ आप ही की पेंशन नहीं बढ़ेगी अगर डीएडीआर मर्ज होता है 50%। इसमें स्टेट के पेंशनर हो गए, इसमें सिविल के पेंशनर हो गए, और बाकी डिफेंस के तो पेंशनर हैं ही। तो कुल मिलाकर हर एक पेंशनर को बढ़ाकर पेंशन देनी पड़ेगी अगर डीएडीआर 50% मर्ज होता है। तो आप समझ सकते हैं भारत सरकार की अभी की पॉलिसी कि वो आपको क्या देना चाह रही है। और दोस्तों, ये बात तो बहुत बड़ी है, 50% डीएडीआर को मर्ज करना बेसिक पेंशन पे या फिर बेसिक पे में। आप समझ सकते हैं इस वक्त गवर्नमेंट की हालत, कितना वो आपको देना चाह रही है। तो आप खुद ही नीचे कमेंट करके बताइए, क्या डीएडीआर मर्ज होगा? जितने ज्यादा कमेंट नहीं में आएंगे वही आपका आंसर होगा, जितने ज्यादा आंसर आपके हाँ में आएंगे वही आपका आंसर होगा। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कमेंट से ही आइडिया लगा लेंगे कि आपका डीएडीआर 50% मर्ज होगा या नहीं मर्ज होगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 568 सर्कुलर में नायक 15 साल वाई ग्रुप का एरियर 1 लाख से ऊपर है। जी हां दोस्तों, सर्कुलर 568 के आधार पे जो एक नायक का एरियर है 15 साल सर्विस में, वो है 1 लाख से ऊपर। लेकिन दोस्तों, कुछ नायक के मेरे पास कमेंट आए, जो नायक थे उन्होंने बोला कि सर हमें सीपीपीसी बैंक ने 1 लाख से नीचे का एरियर पे करा है, किसी को 80,000, किसी को 70,000, किसी को 90,000।
तो दोस्तों एक पेंशनर थे जिनका कमेंट आया, इनको मिला 94,332, यानी 1 लाख से कम पे हुआ है। ऐसे दोस्तों एक और पेंशनर थे, वो भी नायक थे, उनको भी 1 लाख से कम पे हुआ। दोस्तों अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपको ठीक कराने की जरूरत है। आपका जो एरियर है वो 1 लाख से ऊपर का बन रहा है, जो नायक रैंक का है, 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस पे। तो दोस्तों एक बार आप सही से चेक करिए। तो दोस्तों इनकी जो एरियर शीट है वो मैं बनाऊंगा, मैं इनको दूंगा, वो मेरे कंप्यूटर पे बन रखी है, बस मैं इन्हें दे दूंगा मंडे को। फिर ये आगे कार्रवाई करेंगे सीपी ग्राम के थ्रू, और फिर इनका जो डिफरेंस है, यानी जो कम अमाउंट बना और जो एक्चुअल अमाउंट है उसका जो डिफरेंस है, फिर वो पे करेगा स्पर्श। तो इनकी मैं हेल्प करूंगा एरियर दिलाने में डिफरेंस का। तो दोस्तों क्या आप भी नायक हैं, आपका भी रैंक नायक है, और आपको अगर एरियर 1 लाख से कम मिला है और आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल है या फिर 16 साल है, तो एक बार आप सही से चेक करिए। कुछ पेंशनर कह रहे थे क्या सिपाही का 2 लाख कुछ एरियर है। दोस्तों जब नायक का 1 लाख कुछ एरियर बन रहा है तो सिपाही का 2 लाख कैसे हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों सिपाही का भी एरियर 1 लाख तक है, सिपाही का भी एरियर 1 लाख से आसपास है, 2 लाख एरियर नहीं है सिपाही का। तो एक बार आप सही से चेक कर लीजिए। तो दोस्तों जितने भी नायक हैं एक बार अपना 568 का एरियर जरूर चेक करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको 1 लाख से कम मिला हो। तो दोस्तों ये चेक करना आपका काम है, बाकी हेल्प मैं आपकी कर दूंगा। इनका एरियर 1 लाख से ऊपर का है। चलते हैं दोस्तों अब तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। ऑनरी नायब सूबेदार को कौन से सर्कुलर से फायदा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कई ऑनरी नायब सूबेदार बोल भी रहे थे सर हमें कौन से सर्कुलर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अगर हमें 568 नहीं मिला तो क्या हम उसके लिए अप्लाई करेंगे या हम 631 के लिए करेंगे। दोस्तों जो भी ऑनरी नायब सूबेदार है 2006 से पहले के, यानी जिनको ऑनरी मिला हुआ था हवलदारों को, दोस्तों उनके लिए जो सर्कुलर बेनिफिशियल है वो है सर्कुलर 631। वो इसलिए कि जब 631 सर्कुलर नहीं निकला था तो आपको पेमेंट हुआ था सर्कुलर 568 के आधार पे, यानी जो ऑनरी नायब सूबेदार थे उनको पेमेंट मिला था हवलदार की रैंक के हिसाब से सर्कुलर 568 को लेकर। कैसे दोस्तों ये हुआ और इसकी क्या कहानी थी, थोड़ा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों मैं बात करूंगा ग्रुप डी या फिर वाई की, क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल, जो ऑनरी नायब सूबेदार है 2006 से पहले की। दोस्तों सबसे पहले सर्कुलर था 568 जो आया था 13/10/2016 में। तो इसमें जो आपकी पेंशन रिवाइज हुई 1/1/2006 को वो थी 5820, और दोस्तों ये पेंशन थी हवलदार की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उस टाइम जो आपको एरियर पे हुआ 568 का वो हवलदार रैंक के अकॉर्डिंग हुआ, यानी ऑनरी नायब सूबेदार का जो एरियर पे हुआ 568 का वो हवलदार बना के हुआ, तो हवलदार की उसमें बेसिक पेंशन काउंट कर रखी होगी 568 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों 1/1/2006 को ले रखी है पेंशन 5820 568 के आधार पे। फिर 1/7/2009 को ले रखी है सर्कुलर 501 की 6790, फिर 24/9/2012 को ले रखी है 7601। तो दोस्तों इसके डिफरेंस का आपको एरियर मिला सर्कुलर 568 का। चूंकि उस टाइम 631 सर्कुलर नहीं आया था इसलिए आपको पहले किसका एरियर मिला, 568 का, यानी 5820 फिर 6790 फिर 7601, इसके डिफरेंस का आपको एरियर मिला। फिर दोस्तों आ गया सर्कुलर 631 और ये आया था 5 मार्च 2020 को। तो दोस्तों फिर आपको इसके हिसाब से एरियर मिलना शुरू हुआ। तो दोस्तों इसमें जो एरियर मिला वो मिला 568 की जो बेसिक पेंशन थी और फिर जो 631 की बेसिक पेंशन थी उसके डिफरेंस का। जैसे 5820 568 की ये बेसिक पेंशन है और फिर 8330 ये है 631 की, तो इसके डिफरेंस का आपको एरियर मिला 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। और बीच में जो पेंशन रिवाइज हुई 1/7/2009 को फिर 24/9/2012 को। तो दोस्तों 631 में ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन बढ़ाई गई 1/1/2006 को, फिर 1/7/2009 को, फिर 24/9/2012 को 8330 8330 8330। तो दोस्तों इसका जो एरियर बना वो दो टाइप से बना, एक तो जिन्होंने केस कर रखा था और जो विदाउट केस थे, जिन्होंने केस नहीं करा। तो दोस्तों जिन्होंने केस करा हुआ था, कोर्ट केस करा हुआ था, उनको मिला कम एरियर, किसी को 80,000 मिला, किसी को 1 लाख मिला, किसी को 1,71,989 मिला, ये वाला एरियर। लेकिन जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया उन ऑनरी नायब सूबेदार ने, उनको एरियर मिला
2,33,219, ये वाला एरिया, और किसी को मिला 2,33,220, किसी को मिला 2,33,221, ये एरियर मिला जिन्होंने कोर्ट केस नहीं करा था। तो इस तरीके से आपको इन सर्कुलर का भुगतान हुआ। तो अगर आपको अभी तक 631 का एरियर नहीं मिला तो फिर आप कार्रवाई करें, आपको फिर 631 का एरियर मिलेगा। और दोस्तों आपका एरियर 2,33,219 के आसपास है, यही आपको मिलेगा। तो बेनिफिशियल जो दोस्तों पेंशन है वो आया आपकी 631 सर्कुलर के अकॉर्डिंग। चूंकि 631 में आपकी तीनों पेंशन जो रिवाइज हुई वो आपकी एक जैसी है और पुराने सर्कुलर के आधार पे वो आपकी बड़ी है 631 में, इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल पेंशन है 631 सर्कुलर की। तो इसके लिए आप क्लेम करेंगे। तो दोस्तों ये कहानी तो यहां खत्म हो गई। चलते हैं दोस्तों चौथी इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श का लेटर पेंशनर को एमएससीपी लेने के लिए रिकॉर्ड से करे कार्रवाई। सिपाही एसीपी 2 हवलदार की मिलेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, कई पेंशनर है जो डायरेक्ट स्पर्श को चिट्ठी लिख रहे हैं, पीसीडीए को चिट्ठी लिख रहे हैं एमएससीपी लेने के लिए। दोस्तों इनका जो रैंक था वो था सिपाही, तो दोस्तों इन्होंने डायरेक्ट लेटर लिखा पीसीडीए स्पर्श को। दोस्तों आपको जो एमएससीपी लेनी है वो लेनी है रिकॉर्ड के थ्रू, इसमें स्पर्श पीसीडीए कुछ नहीं करेगा। जैसा कि मैं आपको लेटर दिखा रहा हूं, इसमें डायरेक्ट स्पर्श पीसीडीए ने लिखा कि एमएससीपी लेने के लिए, सिपाही एसीपी 2 लेने के लिए, यानी हवलदार की पेंशन लेने के लिए आप अपने रिकॉर्ड से कार्रवाई करें। रिकॉर्ड के थ्रू ही हमारे पास आएगा सब कुछ, हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको एमएससीपी एसीपी लेनी है तो आप रिकॉर्ड से कांटेक्ट करिए, अपने रिकॉर्ड से। वही दोस्तों आपका पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट करके आपका केस आगे फॉरवर्ड करेगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोनों सर्विस और डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स के दायरे से बाहर है अगर आप डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं तो दोस्तों उसमें सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों टैक्स के दायरे से बाहर है। टैक्स में दोस्तों छूट है अगर आप डिसेबिलिटी पेंशन पा रहे हैं। तो अगर आपकी डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स कट रहा है और टोटल मिला के अगर आपका टैक्स काटा जा रहा है तो ये गलत है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। अगर आपके पास 32 KB व्हाइट कार्ड है तो दोस्तों आप उसे चेंज करा दीजिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल जो होना था वो होना था दिसंबर 2020 तक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास 16 KB का कार्ड है या फिर 32 KB का कार्ड है तो आप उसे तुरंत चेंज करें, क्योंकि दोस्तों इन कार्ड की जो एक्सपायरी थी यूज करने की वो थी दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 के बाद से अब 64 KB कार्ड बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको 64 KB में एनरोल करना है, नया कार्ड बनाना है 64 KB का, तभी दोस्तों आपकी ईसीएचएस की जो फैसिलिटी है वो कंटिन्यू हो पाएंगी। तो एक बार कार्ड को आप सही ढंग से चेक कर लीजिए। तो आपको 64 KB का कार्ड बनाना है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके वेलफेयर से रिलेटेड। आई होप सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। कुछ और आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ सही गाइड करा जाता है, सही रास्ता दिखाया जाता है, ताकि आपको कोई पेंशन पे नुकसान ना हो। सारी चीज दोस्तों आपको सही से समझाई जाती है ताकि आपको किसी चीज पर कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि दोस्तों कुछ ना कुछ नई नई चीजें मैं आपको समझाता रहता हूं, आपका भला करता रहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यही एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।